नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2023 की एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आप इंडियन आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा और हर क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आपका जब एग्ज़ाम हो तो आप उसको रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कोई भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और आज का दोस्तों हम टारगेट 20 क्वेश्चनों का रखते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है बाबर, बहादुर शाह जफर, जहांगीर या फिर अकबर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है, बहादुर शाह जफर। दोस्तों, बहादुर शाह जफर मुगल काल का अंतिम शासक था। यदि मैं बात करूं मुगल काल की, तो आपको याद रख लेना है, मुगल काल की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। क्योंकि दोस्तों बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और दोस्तों इसने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी और मुगल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। अब दोस्तों यहाँ पर जहांगीर का नाम आया है, तो जहांगीर से रिलेटेड आपको क्या चीज़ याद करके चलनी है? दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेता है कि न्याय की जंजीर किसे कहते हैं, तो आपको याद रख लेना है, जहांगीर को दोस्तों न्याय की जंजीर कहा जाता था। न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि दोस्तों अकबर की बात करूं तो अकबर से रिलेटेड आपको याद रख लेना है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर ने दोस्तों मनसबदारी प्रथा चलाई थी। ये चीज़ आपको नोट डाउन करके चलना है। तो जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को कवर कराता चलूंगा, बस दोस्तों आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी या फिर CR रामास्वामी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट करके जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, C राजगोपालाचारी। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? आपके ऑप्शन है इंदिरा कोल, गुहार मोती, किबिथू या फिर इंदिरा पॉइंट। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर। तो दोस्तों यदि मैं छोर की बात करूं तो भारत के 4 छोर हैं, आपको भी पता है। सबसे पहले यदि दोस्तों हम पूर्वी छोर की बात करें तो पूर्वी छोर हमारा क्या कहलाता है? किबिथू कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? किबिथू कहलाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। यदि दोस्तों पश्चिमी छोर की बात करूं तो आपको याद रख लेना है गुहार मोती। क्या दोस्तों? गुहार मोती गुजरात भारत का क्या है? पश्चिमी छोर है। यदि दोस्तों उत्तरी छोर की बात करूं तो उत्तरी छोर का नाम आपको याद रख लेना है इंदिरा कौल। क्या दोस्तों? इंदिरा कोल भारत का क्या है? उत्तरी छोर है। ठीक है दोस्तों, और यदि मैं दोस्तों मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर की बात करूं तो कन्याकुमारी कैप कैमोरिन को कहा जाता है। क्या दोस्तों? कन्याकुमारी कैप कैमोरिन को दोस्तों क्या बोला जाता है? भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर बोला जाता है। लेकिन दोस्तों भारत के दक्षिणतम सबसे दूरस्थ बिंदु को क्या बोला जाता है? तो नाम आपको याद रख लेना है इंदिरा पॉइंट। क्या दोस्तों बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट बोला जाता है भारत का दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु को। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, इंदिरा पॉइंट।
दोस्तों यदि आपको दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी देखने को मिले तो कन्याकुमारी आपका राइट हो जाएगा, और यदि इंदिरा पॉइंट देखने को मिले तो इंदिरा पॉइंट आपका राइट हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आपको मुख्य भूमि और दक्षिणतम दूरस्थ भूमि इस तरीके से क्वेश्चन जरूर से देगा, तो नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। यदि मुख्य भूमि पूछे तो कन्याकुमारी आपका राइट हो जाता है, और दोस्तों दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु पूछे तो आपका इंदिरा पॉइंट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर से ध्यान रखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, यानी कौन सा देश सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमाएं बनाता है। आपके ऑप्शन है चीन, ब्राज़ील, कनाडा या फिर बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, चीन। चीन दोस्तों सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। यदि मैं बात करूं कि चीन कितने देशों के साथ सीमाएं बनाता है, तो आपको याद रख लेना है 13 देशों के साथ दोस्तों चीन सीमाएं बनाता है। अब कौन कौन से देश है आइए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका भारत पड़ जाता है, भारत के साथ दोस्तों सीमा बनाता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है। अफगानिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। अफगानिस्तान के भी सीमा बनाता है। भूटान आ जाता है दोस्तों, भूटान के साथ सीमा बनाता है। और उसके बाद रूस आपको नोट डाउन कर लेना है, रूस के साथ सीमा बनाता है। और दोस्तों कौन कौन से हैं? लाओसा, नोट डाउन करते चलिएगा। लाओसा है दोस्तों, मंगोलिया है, ये सब देश है दोस्तों, इनके साथ सीमा बनाता है चीन। मंगोलिया है, नेपाल है, नेपाल के बाद आपका आ जाता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद दोस्तों आपका आता है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के बाद तजाकिस्तान और वियतनाम। ये देश हैं दोस्तों 13 जिनके साथ चीन सीमा बनाता है, यानी सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है। दोस्तों वैसे तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, लेकिन जीके में ये क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन आर्मी एग्जाम में, तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है, तो आपका आंसर राइट हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है नील नदी, गंगा नदी, लूनी नदी या फिर कृष्णा नदी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि मैं बात करूं इसकी लंबाई की, तो आपको याद रख लेना है 2525 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, यानी 2525 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है गंगा नदी की। और इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर हमारी गोदावरी नदी आती है। गोदावरी नदी की कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर दोस्तों। और तीसरे नंबर पर कृष्णा नदी आती है, और नोट डाउन आपको कर लेना है इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। गोदावरी को दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। ये चीज़ आपको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता चलता हूँ एक्स्ट्रा, वो भी दोस्तों नोट डाउन करते चलिएगा, आपके एग्जाम में जरूर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यदि भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो आपका गंगा नदी ऑप्शन राइट हो जाता है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछ ले तो आपका गोदावरी राइट हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ ले एग्जाम में, तो आपको याद रख लेना है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है दोस्तों? 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे। आपके ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, MC मैरी कॉम, KD जाधव या फिर सानिया मिर्जा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है, KD जाधव ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे। यदि इनका पूरा नाम पूछ ले एग्जाम में तो आपको याद रख लेना है। कई बार दोस्तों KD जाधव ना देकर कसाब दादा साहेब जाधव दे देता है। क्या दे देता है दोस्तों? कसाब दादा साहेब और जाधव नाम इस तरीके से दे देता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। KD जाधव का पूरा नाम दोस्तों ये है। अब इन्होंने ओलंपिक खेलों में कौन
कौन सा पदक जीता था, तो आपको याद रख लेना 1952 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने जीता था और कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक इन्होंने जीता था। अब दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रख लेना है कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। और 1952 में इन्होंने कुश्ती में दोस्तों कांस्य पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति से दोस्तों एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको इंपोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बताइए दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। यदि दोस्तों मैं बात करूं कि प्रारूप समिति के गठन कब किया गया था, तो डेट आपको याद रख लेना है 29 अगस्त 1947। क्या दोस्तों? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर। ये चीज़ आप जरूर से याद रख लीजिएगा। अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य थे और बिना अध्यक्ष के 6 सदस्य थे। तो ये जरूर से एग्जाम में पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अध्यक्ष को लेकर कितने सदस्य थे, तो आपको याद रख लेना है 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हुई है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड आपको याद रख लेना है कि संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष। और दोस्तों संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश किया था। और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा दोस्तों प्रस्तावना को अपना लिया गया था और हमारे संविधान में इसको जोड़ दिया गया था। तो ये जरूर से याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने कब पेश किया गया था और किसने पेश किया था। तो जो दोनों चीज आपको याद रख लेनी है। डेट आपको 13 दिसंबर 1946 याद रख लेना है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अब दोस्तों यहाँ पर BN राव का नाम आया, तो BN राव से रिलेटेड आपको याद रख लेना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं सभी क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एग्जाम के टाइम ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम दिया गया है, तो आपको याद रख लेना है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य पूछ लिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब चुना गया था? तो डेट आपको याद रख लेनी है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसी बैठक में दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। तो ये चीज जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो स्थायी अध्यक्ष आपको याद रख लेना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। कब चुना गया था? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और उसी में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीजें नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? यानी राष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है तो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? आपके ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को दोस्तों राष्ट्रपति अपना क्या सौंपते हैं? त्यागपत्र सौंपते हैं और दोनों एक दूसरे को सौंपते हैं। ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपसे उपराष्ट्रपति पूछ ले तो राष्ट्रपति आपका राइट हो जाएगा और राष्ट्रपति पूछ ले तो उपराष्ट्रपति आपका राइट हो जाएगा। यानी दोनों दोस्तों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपते हैं। अब दोस्तों राष्ट्रपति की बात हुई है तो आपको याद रख लेना है तीनों सेनाओं का प्रमुख पूछ लेता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख
की यानी अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको याद रख लेना है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ठीक है दोस्तों। अब उपराष्ट्रपति की बात करूं तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आपको याद रख लेना है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज भी आपको नोट डाउन कर लेनी है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शन है तबला, शहनाई, सारंगी या फिर संतूर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, संतूर। संतूर से रिलेटेड है पंडित शिव कुमार शर्मा। और दोस्तों यदि मैं बात करूं कि संतूर की, तो दो नाम आपको याद रख लेना है, एक तो पंडित शिव कुमार शर्मा का और दूसरा नाम आपको याद रख लेना है भजन सोपोरी का। क्या दोस्तों, भजन सोपोरी का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी दोस्तों संतूर से ही रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, यानी वह नगर कौन सा है जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, देवप्रयाग। दोस्तों देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों दिवस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिलने वाला है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है, 11 जुलाई। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपके ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म विभूषण, अशोक चक्र या फिर भारत रत्न। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, भारत रत्न। भारत रत्न दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये चीज आपको याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी, तो डेट आपको याद रख लेना है 2 जनवरी। क्या दोस्तों, 2 जनवरी 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था, तो नाम आपको याद रख लेना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का। क्या दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को भारत सम्मान पहले मिला था, भारत रत्न। ये पहले व्यक्ति थे जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन ये जरूर से पूछा जाता है, तो इसका आंसर कौन सा राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, 1935। दोस्तों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो याद रख लेना है कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? दोस्तों मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में ये नियुक्त किए गए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर से बन सकता है, तो इसका आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है, डी.वाई. चंद्रचूड़। दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंडियन आर्मी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो इनको जरूर से याद करके चलना है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बस इनको इंपोर्टेंट करके नोट डाउन करते चलिएगा। और दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जो भी दोस्त आपके इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए डेली लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बताइए, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, फेफड़े। फेफड़े से दोस्तों क्या होता है, निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है, तो निमोनिया रोग से रिलेटेड ये जरूर से आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है?
कई बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है। 55 से 60% दोस्तों मानव रक्त में प्लाज्मा होता है। तो ये जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, मंगल। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब दोस्तों मंगल ग्रह के दो ग्रह आपको याद रख लेने हैं, फोबोस और डीमोस। क्या दोस्तों? फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। इन दोनों को जरूर से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर से ये दोस्तों पूछे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर शुक्र का नाम भी दिया गया है। अब शुक्र से रिलेटेड आपको क्या याद रख के चलना है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोर का तारा या सांझ का तारा किसको कहा जाता है? तो याद रख लेना है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है और पृथ्वी की बहन दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को दोस्तों गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सबसे गर्म ग्रह यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले तो शुक्र ग्रह आपका राइट हो जाता है। तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड ये आपको याद रख लेना है। अब दोस्तों बुध ग्रह की बात करूं तो बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। और बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे बड़ा ग्रह किसको कहा जाता है तो बृहस्पति राइट हो जाएगा, और सबसे छोटा ग्रह किसको कहा जाता है तो बुध आपका राइट हो जाता है। तो इसको भी जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। कई बार दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मरियाना खाई कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। किस महासागर में दोस्तों मारियाना खाई पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में दोस्तों मारियाना खाई स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? आपके ऑप्शन है पवन की दिशा, पवन का वेग, दाब की प्रवणता या फिर पवन की गति और समय। एनेमोमीटर किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, पवन का वेग। पवन का वेग नापने के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चारागाह को पैम्पस कहाँ कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? चारागाह को पैम्पस कहाँ कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, दक्षिण अमेरिका में दोस्तों चारागाह को पैम्पस के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट करके जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों आपका एग्जाम 17 अप्रैल से शुरू है और अब आपके पास बहुत ही कम समय है तैयारी करने के लिए। तो जितनी भी तैयारी आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपको तैयारी करनी है यदि आपको सिलेक्शन चाहिए। और यदि आप दोस्तों अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि सभी वीडियो की PDF नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करा देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन है शीतलक, ईंधन, नियामक या फिर परमाणविक भंजन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारी पानी का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है, नियामक के रूप में दोस्तों भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, आयोडीन। आयोडीन दोस्तों समुद्री खरपतवार में पाया जाता है। तो नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा इंपोर्टेंट करके। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? दोस्तों इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है या फिर सबसे कम विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंडियन आर्मी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो इसको जरूर से नोट डाउन करते चलिएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु निम्न में से कौन सी है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है दोस्तों, तांबा। तांबा सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है सोनार, रेडार, लेजर या फिर मेसर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो यदि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट जरूर से करिएगा। आज की वीडियो का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।